गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, डिजीज क्यों होती है, कैसे होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। चैप्टर का नेम है व्हाई डू वी फॉल इल। ओके बेटा, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हेल्थ, about the definition of the health, the definition which was given by WHO, public health services के बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ डिजीजेस को डिस्कस किया, बीइंग हेल्दी और बीइंग डिजीज फ्री के अंदर डिफरेंस क्या है वो भी डिस्कस किया है ना। कुछ और बातें हैं जो अपन आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है ना बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में। So in the previous class we are discussing about the types of diseases. तो diseases जो है वो 3 types की होती है, acute diseases, chronic diseases and congenital and acquired diseases। ठीक है बेटा। तो जो acute diseases है वो less lethal होती हैं, short duration के लिए होती है, short time span के लिए होती हैं, तो इतना ज्यादा हानिकारक इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड लेते हैं क्रॉनिक डिजीजेज, जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, इससे बॉडी का वेट लॉस होता है, वीकनेस आती चली जाती है, तो ऐसी डिजीजेज को हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। फिर कंजेनाइटल, कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्म जाती, यानी कि जो बीमारियां बच्चों में जन्म से ही पाई जाती है, उनके पेरेंट्स से उनके अंदर आ जाती है, तो दे आर नॉन एज कंजेनाइटल डिजीजेज। जैसे कि किसी को हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजेनाइटल डिजीजेज। ओके। एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं कि ड्यूरिंग द लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल या लिविंग के दौरान क्या है, जीवन जीने के दौरान जो भी हम बीमारियां एक्वायर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं। तो इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, इंफेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन इंफेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो बच्चों इसमें जो इंफेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, इंफेक्शियस डिजीजेज कहते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स है, ठीक है ना, मीजल्स है, कोरोना है, ठीक है ना, तो ये सब इंफेक्शियस बीमारियों के एग्जाम्पल है ना। एक और टाइप है नॉन इंफेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर है तो वो उस व्यक्ति में ही सीमित रहेगा, उससे आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके, हाँ हो सकता है किसी और व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, लेकिन एक से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसमिट नहीं होता है। ओके, तो ऐसी बीमारियों को हम नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द पेप्टिक अल्सर। बच्चों ये जो टॉपिक है मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थोड़ा सा क्या है, देखो बच्चों 9th से लेकर सारी हायर क्लासेस तक क्या है कि एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते हैं हम 12th तक, है ना, वो हमारा सिलेबस है। और एनसीईआरटी बुक बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, उनको आप लाइन टू लाइन रीड करते हो तो नेचुरली आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंटेंट क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, लिमिटेड होता है, स्मार्ट वे में होता है। तो एनसीईआरटी और सीबीएसई ये कहता है कि इससे थोड़ा एक्स्ट्रा है वो आप अपने टीचर से समझिए, अपने स्कूल में समझिए। तो सिलेबस हम एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं, पढ़ाते समय हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं, जिससे क्या है कि आपको एडिशनल नॉलेज मिल जाए, है ना। थोड़ा सा क्या है, कंटेंट रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, लेकिन एनसीईआरटी को आप लाइन टू लाइन रीड जरूर किया करो। तो व्हाई डू वी फॉल इल भी आप रीड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स तैयार किए हैं तो वो भी मैं आपको सेंड करूंगा, है ना। अब बात करते हैं एक और डिजीज मैंने कल समझाई थी, पेप्टिक अल्सर। तो बच्चों ये आपको बुक से रीड करना है, क्योंकि बुक के अंदर एक बॉक्स के अंदर ये पूरी डिजीज बता रखी है, बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रखा है बुक के अंदर, है ना। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ पेप्टिक अल्सर के बारे में। ओके, ठीक है बेटा, पेप्टिक अल्सर क्या है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। बच्चों एक तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या नाम है? हेलिको
बैक्टर पाइलोरी। ओके, और रॉबिन वॉरेन एंड बैरी मार्शल। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम्स में आता है ना। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का जरूर आता है, ठीक है ना। 9th के एनुअल एग्जाम में, जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जरूर पूछा जाता है। तो पहले ये माना, अल्सर का मतलब होता है वुंड हो जाना, घाव हो जाना, छाले हो जाना पेट के अंदर, इस इंटेस्टाइन के अंदर, तो इन्हें हम अल्सर्स कहते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि मिर्च मसालेदार ज्यादा खाना खाने से, तीखा खाने से, ज्यादा खाना लेने से क्या ये अल्सर की डिजीज हो जाती है। लेकिन एक पर्थ में एक साइंटिस्ट का जन्म हुआ, रॉबिन वारेन। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि इन अल्सर्स के आसपास, इन वुंड के आसपास क्या है, कुछ बैक्टीरिया पाए गए। वो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या नाम है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो उन्होंने बताया कि ये इस बैक्टीरिया के कारण से होते हैं, कि ये जो अल्सर होते हैं इन बैक्टीरिया के कारण से होते हैं। फिर बैरी मार्शल ने लेबोरेटरी के अंदर इनको मल्टीप्लाई किया, इनकी कल्चरिंग करी, ठीक है ना। और दोनों ने ये फाइंड आउट किया कि यदि अल्सर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले इन बैक्टीरिया को किल किया जाना चाहिए। तो ट्रीटमेंट के दौरान एंटीबायोटिक्स के द्वारा इन बैक्टीरिया को पहले किल किया जाए और फिर धीरे धीरे क्या है कि अल्सर की रिकवरी होती है। तो इस रिसर्च के लिए 2005 में मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी का जो नोबेल प्राइज है वो किनको मिला? रॉबिन वॉरेन एंड बैरी मार्शल को मिला। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 3 मार्क्स का आता है, अच्छे से आप रीड करना। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। 1-2 दिन में मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कॉजेज ऑफ डिजीजेज। अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि बीमारियां होने के क्या क्या रीजन है, क्या क्या कॉजेज हैं। ओके, बच्चों मैं आज आपको डिजीज क्यों हो जाती है उसके कई सारे रीजन हैं, कॉजेज ऑफ डिजीजेस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला बात करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि या तो हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते, या दिखाई देते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज के अंदर। तो पहला रीजन है डिजीज होने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंफेक्शन होना। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक लंबी लिस्ट है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंगाई, ठीक है ना। ये ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दोबारा सुन लीजिए, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, फंगाई। बच्चों इनके थ्रू क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है और डिजीज हो जाती है। जैसे कई सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल है, जैसे टाइफॉइड है, कॉलेरा है, टीबी है। तो ऑल दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेस, है ना। तो जब इनका बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये डिजीज हो जाती है। ओके बेटा, इसके बाद में बात करते हैं हम प्रोटोजोन्स की। मलेरिया है, ठीक है ना। मलेरिया के अलावा स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है ना। तो इस काला अजहर है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोन डिजीजेस, ठीक है ना। इसके अलावा मैं वायरस के डिजीज की बात करूं, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, एड्स है, कोरोना है, कॉमन कोल्ड है। तो ये सभी वायरस के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जब ये वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा फंगाई के द्वारा जो फंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमें स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो फंगाई है वो स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है ना। स्किन जब भी बच्चों एक्चुअल में जो फंगस है ना वो कहाँ ग्रो होता है? जहां उन्हें ह्यूमिडिटी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है और टेम्परेचर हाई मिलता है।
इसीलिए आपको पता होगा कि गर्मियों के दिनों में दाद खाज वगैरह ज्यादा होते हैं। तो उसका कारण ये है कि गर्मियों में हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो मॉइस्चर मिल जाता है फंगस को, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे रिंग हो जाते हैं, रिंग वर्म हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से तो फंगल इन्फेक्शन। इसके अलावा एक फिफ्थ ग्रुप और है वर्म के। ये जो वर्म्स होते हैं प्लेटी एल्मिंथिस ग्रुप के और जो एस्के एल्मिंथिस ग्रुप के, वो भी क्या है, बॉडी में आके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसकी एस्केरिस जो है उससे एस्केरियासिस डिजीज हो जाती है। तो जो फर्स्ट रीजन मैंने बताया आपको, वो बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला कॉज आपको मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा? ओके, तो फर्स्ट जो रीजन था क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, पहला कॉज क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स का इन्फेक्शन। ओके, सेकंड लेते हैं हम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मीन होता है कुपोषण। बच्चों, हम जो भोजन लेते हैं, हमारे फूड के अंदर सभी प्रकार के कंपोनेंट प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। हमारी जो खाने की थाली है, खाने की जो प्लेट है, उसके अंदर रोटी है, जैसे कि रोटी है या चावल है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। फूड के अंदर चार प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है ना। तो अगर आपके खाने की थाली में, आपके खाने की प्लेट में अगर रोटी है, चावल है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ओके बेटा, अगर आपके खाने की थाली में अगर दाल है, ठीक है ना, तो वो प्रोटीन का सोर्स है। दाल प्रोटीन, इसके अलावा दूध से भी प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना, अंडों से भी प्रोटीन मिलता है, और नॉनवेज खाने से भी प्रोटीन अवेलेबल रहता है, और सोयाबीन है और दालें, पल्सेस लेने से भी क्या है, हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, अब आपको मैं बता रहा हूँ जो सेकंड कंपोनेंट मैंने बताया, प्रोटीन, ठीक है ना। इसके अलावा आपके खाने की थाली में यदि सब्जियां हैं, सैलेड है, तो सब्जियों से और सैलेड से आपको क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है बेटा। और अगर आपके खाने की थाली में घी भी है, तेल और घी भी है, रोटी चुपड़ी हुई है, ठीक है ना, घी लगा हुआ है, मक्खन लगा हुआ है, तो वो क्या है, फैट का सोर्स है, ऑयल का सोर्स है, तेल का सोर्स है। आगे बात समझ में? तो ये चार प्रकार के कंपोनेंट यदि प्रेजेंट हैं आपकी थाली के अंदर, आपकी प्लेट के अंदर, तो वो आपकी बैलेंस्ड डाइट है। वो क्या, आपकी एक संतुलित डाइट है, एक बैलेंस्ड डाइट है। अब बच्चों मैं बताता हूँ इन कंपोनेंट का फंक्शन क्या क्या है। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का पेट्रोल है, वो हमारे बॉडी का फ्यूल है। हम जब रोटी खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हम काम कर पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, काम कर पाते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर द एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड कंपोनेंट। तो इसलिए हमारी खाने की थाली में हमें रोजमर्रा के काम करने के लिए रोटी या चावल लेने बहुत जरूरी है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड लेते हैं प्रोटीन। बच्चों, प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है, हमारी मसल्स बनती है, हमारे नाखून बनते हैं, हमारे बाल बनते हैं, हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हमारे हार्मोन बनते हैं, हमारे एंजाइम बनते हैं। तो हमारी खाने की थाली में ये कंपलसरी है कि रोजाना प्रोटीन का पोर्शन हो। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो धीरे धीरे बॉडी वीक होती चली जाएगी। प्रोटीन की कमी से क्या होगा, बॉडी वीक हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो प्रोटीन होना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी बनती है, हमारी बॉडी बिल्ट होती है, हम हेल्दी बने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं फैट। बच्चों, जो फैट और ऑयल है उनसे भी एनर्जी मिलती है, लेकिन जो फैट और ऑयल है उनसे जस्ट डबल एनर्जी मिलती है। जितनी एनर्जी, मान लो आपको रोटी खाने से 4.5 कैलोरी अगर एनर्जी मिल रही है, तो उससे थोड़ी मात्रा में अगर हम घी लेंगे या तेल लेंगे तो उससे जस्ट डबल एनर्जी मिलेगी, 9 कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। तो ये फर्क है। इसके अलावा जो फैट और ऑयल है, जो घी है, तेल है, ये हमारे बॉडी को लुब्रिकेट करते हैं, हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं, हमारे बोन के जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं, हमारे इंटरनल जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको वो लुब्रिकेट करते हैं, चिकना बनाते हैं, हमारे ब्रेन को लुब्रिकेट करते हैं। तो इसलिए फैट या ऑयल जरूरी है खाने, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में होना जरूरी है। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की। बच्चों, जो विटामिन और मिनरल्स है, ये ना तो एनर्जी देते हैं, ना कोई ये बॉडी को बिल्ड करते हैं, लेकिन विटामिन और मिनरल्स फिर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं।
ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं। तो ये रेगुलेशन करते हैं बॉडी में रिएक्शंस का, तो इसलिए इनका प्रेजेंट होना जरूरी है। तो विटामिन की कमी से और मिनरल्स की कमी से काफी सारी दिक्कतें आ जाती है बॉडी के अंदर। तो जो सेकंड रीजन है वो है माल न्यूट्रिशन। फूड है ना, माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो जाता है, कुपोषण की वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती है अगर हमारे खाने के डाइट में वो नहीं है। ठीक है, थर्ड हम लेते हैं हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। बच्चों आपको पता नहीं है लेकिन बीकानेर में भी कई सारी फैमिली ऐसी है जिनके अंदर अनुवांशिक बीमारियां हैं, हेरिडिटिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। मैंने कई फैमिलीज ऐसे देखी हैं, हालांकि मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ध्यान है कि कई फैमिलीज के अंदर है ना जो डायबिटीज होती है उनका जीन होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक एज के बाद में उनके परिवार में उनको डायबिटीज होती है, शुगर हो ही जाती है। ठीक है ना। एक फैमिली मैंने ऐसी भी देखी जिनके फैमिली के अंदर कैंसर का जीन है। ठीक है ना। तो 40 साल का होते ही उनके घर का जो मैन है, जो पुरुष है, आदमी है, उसको कैंसर हो जाता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, वो डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है ना। एक दो फैमिली मैंने ऐसे देखी जिनके परिवार के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। हीमोग्लोबिन उनमें 7-8 ही रहता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज है। हालांकि ये लिथल नहीं है, लेकिन ये कई फैमिलीज में देखने को मिलती है। तो ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो उन्हें हम हेरिडिटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। उनके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रोमोजोम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उस परिवार में, उनके परिवार में पाए जाते हैं। तो इसलिए वो माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उनकी अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो थर्ड रीजन है बीमारियां होने का, वो है हेरिडिटिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। हेरिडिटिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके बेटा, हेरिडिटिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। बेटा आप सभी टाइम पे ज्वाइन किया करें ना। क्लास हुए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, स्टार्ट हुए, और काफी बच्चे हैं जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं बेटा, आप घर पे हैं, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब स्कूल में आते हैं तो आपको एक माहौल मिलता है जो कि आपको अभी घर पर शायद अवेलेबल नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी काफी स्टडीज की हैं, तो मैंने काफी घंटों बैठ बैठ के पढ़ाई करता था। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अभी क्योंकि आप घर पर हैं तो आप डेली जल्दी उठें, उठ के आप अपना जो भी नहाना है, करना है, जो भी है वो कर लीजिए। उसके बाद में ब्रेकफास्ट ले लीजिए। उसके बाद में एक सेपरेट रूम ले लीजिए आप, एक ऐसा रूम जहाँ सिर्फ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और जहाँ पढ़ाई होती हो। ठीक है ना। तो उस रूम में एक टेबल चेयर लगा लीजिए और वहां पर आप रोजाना बैठ जाया करो सुबह 8:45-9 बजे, और पहली क्लास को आप ज्वाइन किया करो। ठीक है ना। और मोबाइल को स्टैंड पर लगा के आप देखा करो, हाथ में लेके या सोफे पर लेट के या बेड पर लेट के आप ज्वाइन मत किया करें। ठीक है बेटा। उसके बाद में आप फर्स्ट क्लास, जैसे मेरी क्लास हो गई, ज्वाइन कर लिया आपने, क्लास ओवर हो गई, उसके बाद में 10 मिनट का गैप है। उस 10 मिनट में पहले उठ के आप क्या करो, थोड़ा घूम लो, फिर मुंह पर ठंडे पानी से छींटे दो, जिससे क्या है कि आपको आंखों को ठंडक मिलेगी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। और थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए एक बार। ठीक है ना। उसके बाद में वापस से आप नेक्स्ट क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। तो हर क्लास के बाद में थोड़ा सा छींटे पानी के देके और फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके फिर से रिलैक्स होके क्लास ज्वाइन करें। तो इससे क्या है कि आपको एक तो थकान नहीं होगी, आपकी आंखों पर स्ट्रेस नहीं आएगा, आपके ब्रेन के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, और आप आराम से 12:30-1 बजे तक जो भी ऑनलाइन क्लासेस है उनको ज्वाइन कर पाएंगे। तो बच्चों आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी रेगुलर ऑनलाइन रहें। ठीक है ना। सेकंड चीज मैं ये कहूंगा बच्चों, आप दोपहर के समय खाना खा के 1 से 2 घंटे रेस्ट किया करो, नींद लिया करो। फिर शाम को फिर से एक शेड्यूल बनाइए 5-6 बजे। और क्योंकि 9th में पढ़ाई हार्ड हो गई है, आप क्योंकि 8th से प्रमोट होके अब 9th में आ चुके हैं, 8th क्लियर करके, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा। ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि सर ने ये कहा है कि आप रेगुलर रहें क्लासेस के अंदर। बच्चों क्योंकि आप 9th में आ गए तो आपको रेगुलर 3 आवर्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो रेगुलर आप क्या किया करें, 3 घंटे का एक स्लॉट बना लीजिए, जिसमें 45 मिनट साइंस का रिवीजन, 45 मिनट मैथ्स का रिवीजन, ठीक है ना, 30 मिनट इंग्लिश का रिवीजन, 30 मिनट एसएसटी का रिवीजन, और 30 मिनट आप अदर सब्जेक्ट को भी दे सकते हो, डेली दिया करो। और 1 से 2 घंटा रिटर्न वर्क के लिए अलग रखें आप। तो इस तरीके से प्लान करके चलेंगे
तो श्योरली आप टॉप कर जाएंगे। एक बच्चों आपको 2 वीक में 2 दिन मिल रहे हैं फ्री रहने के लिए, संडे के दिन, तो उस दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोर्थ लेते हैं, लैक ऑफ ट्रीटमेंट। लैक ऑफ ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। लैक ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब क्या है बच्चों, अपन सभी अच्छी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, तो जब कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे पेरेंट्स, हमारे अंकल, हमारे भाई वगैरह जो भी हैं, वो हमें तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। हम अच्छी, आप सभी अच्छी फैमिलीज से हैं, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, तो हम सभी क्या अवेयर हैं, जागरूक हैं, थोड़े से हम ज्यादा एडवांस हैं, है ना, सोसाइटी में अदर लोगों से ना। तो हम जब भी ऐसी तकलीफ में होते हैं तो तुरंत हमारी फैमिली के मेंबर जो है हमें दिखाते हैं, प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है हमें, प्रॉपर मेडिसिन मिलती है, तो हम किसी बीमारी में होते भी हैं तो हम जल्दी रिकवर कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन समाज का वो तबका जो गरीब है, जो मजदूरी करता है, ठीक है ना, बीकानेर में भी ऐसे बहुत मोहल्ले हैं जहाँ आमदनी का सोर्स कम है, गरीब तबका है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत ही नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में पैसों की किल्लत होने से क्या है कि वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। तो कई बार छोटी मोटी जो डिजीज होती है वो भी क्या है बाद में एक भयंकर रूप ले लेती है, ठीक है ना। तो लैक ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की कमी से, राइट ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से एक छोटी सी नॉर्मल बीमारी भी बड़ा रूप ले लेती है। प्लस वो क्योंकि वो अशिक्षित है, अनएजुकेटेड है, प्लस लोअर जो उनका जीवन स्तर है, तो इसकी वजह से उनमें अज्ञानता भरी, क्योंकि वो जब अपना जब स्कूल आते हैं तो अपन को सब पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, अपन अपनी कॉलोनी में निकलते हैं तो बढ़िया उनको एजुकेटेड लोग मिलते हैं। लेकिन वो तबके जहाँ पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो फिर घर से निकलते हैं तो उनकी सोसाइटी भी वैसी होती है, उनको वैसे ही लोग मिलते हैं जो अज्ञानी होते हैं। तो इम्यूनाइजेशन, तो फिर वो क्या करते हैं कि जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के जो इम्यूनिटी वाले जो प्रोग्राम है उनमें वो पार्ट नहीं ले पाते और बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता, इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से क्या है कि इन फ्यूचर फिर क्या लेटर फिर क्या होता है कि उनको वो बीमारियां हो जाती है इन द लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, इन द लैक ऑफ और एब्सेंस ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है ना। तो ये भी एक रीजन है डिजीजेस होने का। ओके, चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टॉपिक जो कॉजेज हैं डिजीज के वो समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट लेते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है बच्चों, कई डिजीज ऐसी है जैसे कि अस्थमा है, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एयर पॉल्यूशन से वाटर वाटर भी पॉल्यूटेड हो गया आजकल, तो उससे भी कई सारी बीमारियां हो जाती है आजकल। जैसे कि अजमेर के अंदर आना सागर जो झील है, तो वहाँ क्या दिक्कत है कि एक टाइम पर उसको पानी, पीने के पानी के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आज उसमें सबसे ज्यादा लेड और आर्सेनिक की मात्रा है, क्योंकि सारा कचरा गंदगी वगैरह उसमें डाल दी जाती है। तो पानी के द्वारा भी कई सारे हार्मफुल जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, हमें नुकसान करते हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से डिजीज हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्टेज की वजह से सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। उसी सॉइल के ऊपर जब सब्जियां और क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती है तो इनडायरेक्टली वो फूड के माध्यम से हमारी बॉडी में आ जाती है। और एक दिक्कत ये और है कि पानी के अंदर जो पॉल्यूटेंट हैं, सॉइल के अंदर जो पॉल्यूटेंट हैं, तो जैसे जैसे वो एक फूड चेन जो बनती है, एक फूड चेन जो बनती है, फूड चेन मतलब कई सारे लिविंग बीइंग की एक चेन होती है, फूड के लिए बनती है। तो इसमें खास बात ये होती है कि अगर किसी एक लेवल के अंदर पॉल्यूटेंट हैं तो अगले लेवल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, नंबर में बढ़ जाते हैं, फिर उससे अगले लेवल में और बढ़ जाते हैं, फिर उससे अगले लेवल में, तो जो टॉप लेवल पर जो एनिमल या ह्यूमन होता है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो वहां एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं फूड चेन के अंदर हर लेवल में जो पॉल्यूटेंट हैं, जो हार्मफुल मिनरल्स हैं, उनका अमाउंट बढ़ना, दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो जनरली एक्वेटिक फूड चेन में और जनरल फूड चेन में भी देखने को मिलता है। तो बायोमैग्निफिकेशन से भी क्या होता है कि जो लास्ट में, एट द लास्ट जो ह्यूमन या एनिमल होता है उसमें सबसे ज्यादा वो पॉल्यूटेंट इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से भी होता है, ठीक है ना, कई सारी बीमारियां और वाटर पॉल्यूशन से और सॉइल पॉल्यूशन से भी हो जाती हैं। तो बच्चों दीज आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। इसके अलावा बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तभी हमें इन्फेक्ट कर पाएंगे
जब हमारे घरों में आसपास हमारे घर पर साफ सफाई नहीं होगी, हमारे पीने का पानी हम साफ नहीं रखेंगे, क्योंकि पीने का पानी जो आता है उसको हम फिल्टर करके छान कर अच्छे से हम उसको काम में ले सकते हैं, और बेटर है कि उसको बॉईल करके काम में लें, जिससे क्या उसके सारे जर्म्स मर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपके मोहल्ले में साफ सफाई नहीं है, आपकी कॉलोनी में साफ सफाई नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, तो फिर बीमारियां फैलती हैं, ठीक है ना। तो हाइजीनिक कंडीशंस ना होने से, क्लीनलीनेस ना होने के कारण से भी क्या होती है, जो डिजीजेज हैं वो स्प्रेड होती चली जाती है। ओके बेटा। तो बच्चों कॉजेज ऑफ डिजीज मुझे लगता है आपको समझ में आया है। अब अपन डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो डिजीज कॉज करते हैं। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ एक एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको ना। जस्ट बच्चों अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलिए बच्चों एक बार इतना करते हैं, बच्चों कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बता रहा हूँ, इनका जो लेंथ है, इनका जो साइज है, वो फ्यू मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सॉरी फ्यू माइक्रोमीटर से लेकर मिलीमीटर तक हो सकते हैं। इनका साइज माइक्रोमीटर में होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे पहले लेते हैं सार्स वायरस। सार्स वायरस का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, आपको पता है सार्स वायरस और कोरोना वायरस दोनों सेम ही है। बस इतना हो गया है कि कोरोना वायरस इवॉल्व हो गया है, मतलब पिछले सार्स वायरस आया था सन 2002-3 में, और इतने सालों में क्या है कि ये इवॉल्व होके एकदम लीथल बन गया कोरोना वायरस। और लीथल भी नहीं है, ये जस्ट स्प्रेडिंग पावर इनकी ज्यादा है, तो दोनों में सेम है। सार्स वायरस पे क्या करता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, हमारे नाक के थ्रू अंदर जाता है, नेजल जो पासेज है वहां के थ्रू अंदर जाता है, और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस वायरस इससे जो डिजीज होती है उसे सार्स कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज कहते हैं। ओके बेटा, कुछ सेम सेम सा ही इंफेक्शन का जो पैटर्न कोरोना वायरस का भी है। ओके बेटा, तो ये दोनों सेम से ही वायरस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकेंड हम लेते हैं ट्रिप्नोजोमा। बच्चों जो ट्रिप्नोजोमा है ये एक प्रोटोजोन है, ये एक प्रोटोजोन है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म,
और ये जो है सी फ्लाई एक मॉस्किटो है, और जनरली सी फ्लाई एक मॉस्किटो है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है जनरली इसे हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज्यादा देखने को मिलती है और ट्रिप्नोजोमा के थ्रू ये डिजीज होती है। ओके बेटा, चलिए फिर लेते हैं हम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के। ये जो बैक्टीरिया है जब हमारे बॉडी में इंफेक्शन कॉज करते हैं तो इससे हमारे चेहरे पर कील मुहासे, डिम्पल्स वगैरह, जो सॉरी जो फुंसियां सी जो चेहरे पर हो जाती हैं जिन्हें हम पिंपल्स कहते हैं, तो वो इनके थ्रू हो जाती है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है ना। तो कॉजेज एक्ने, एक्ने का मतलब है मुहासे, कील मुहासे, पिंपल्स। नेक्स्ट लेते हैं अडल्ट राउंड वर्म। राउंड वर्म जो है ये एक अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एस्केरिस। एक राउंड वर्म है बच्चों जिसका नाम है एस्केरिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। ओके बेटा, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स नाम है। तो ये एक राउंड वर्म है। तो ये जब हमारी बॉडी में आ जाता है तो इससे एस्केरियासिस नाम की डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है? एस्केरियासिस। तो इसका इन्फेक्शन मेनली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, और इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? क्रैम्प्स आना, ठीक है ना, लूज मोशन होना, स्टमक पेन होना, तो ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं इस डिजीज में। और एक लास्ट और लेते हैं हम, लीशमैनिया। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम लीशमैनिया की। तो इससे ये प्रोटोजोआ है, और इससे जो डिजीज होती है काला अजहर डिजीज होती है। इससे क्या डिजीज होती है? काला अजहर, ठीक है बेटा। तो जो काला अजहर डिजीज है ये भी फैलती है सैंड फ्लाई से। किससे फैलती है? सैंड फ्लाई नाम का, ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में डिजीज देखने को मिलती है, इंडिया में कम है ये। तो लीशमैनिया एक प्रोटोजोन है, और ये सैंड फ्लाई के काटने पर या मॉस्किटो के काटने पर ह्यूमन के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इससे काला अजहर नाम की डिजीज होती है जिसमें बॉडी पेन होना और मस्कुलर पेन होना, वीकनेस रहना, फटीग रहना, ठीक है ना, फीवर आना, तेज फीवर रहना, तो ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, और उनसे रिलेटेड वो बीमारी या जो डिजीज है उसका नाम बताया है। वैसे आगे मैं सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे कई सारी बीमारियां होती है, जैसे वायरस से कौन कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे बच्चों, कि जितने भी प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे होने वाली जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये डिटेल में हो जाएगा, आपको थोड़ा ब्रीफ में ही पढ़ना है, ध्यान रखना है, लेकिन ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज है आप में से पूछ लीजिए।